खबर मिल रही है जहां पर बंगाल में कट सकते हैं 58 लाख वोटर के नाम। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है और पश्चिम बंगाल में करीब 24 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। 12 लाख से ज्यादा वोटरों का कुछ पता नहीं चला है। ममता के क्षेत्र भवानीपुर में 44,787 वोट कट सकते हैं। तो बड़ी खबर है बंगाल से, जहां पर एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। बंगाल में कट सकते हैं 58 लाख वोटर के नाम। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। पश्चिम बंगाल में करीब 24 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। 12 लाख से ज्यादा वोटरों का कुछ पता नहीं चला है और ममता के क्षेत्र भवानीपुर में 44,787 वोट कट सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर और एनआरसी को लेकर के बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक रैली में पश्चिम बंगाल की महिलाओं से एसआईआर के खिलाफ लड़ने की अपील की और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। एक चोखे तार दुर्योधन और एक चोखे तार दुःशासन। एसआईआर के खिलाफ बोलते बोलते ममता का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बंगाल में एक रैली के दौरान ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और ये आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता को अमित शाह खतरनाक दिखाई देते हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अमित शाह उन लोगों के लिए खतरनाक है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। खतरनाक तो उन लोगों के लिए होना ही चाहिए जो लोग सरकार के विरोध में काम करते हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक रहना ही सही है। लेकिन ममता बनर्जी किस खतरनाक के बारे में कह रहे हैं ये हमको पता नहीं है। और ऐसे एक सांसद को, एक मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना उनका आदत है, उन करते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन। ऐसा उनका खुद का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही सही तरीके से देश को उनके मंत्रालय से चला रहे हैं। मैं सामने से देखा हूँ। उन्होंने जो बता रहा है ये पॉलिटिकल कुछ रिवेंज, पॉलिटिकल कुछ इशू को सामने खड़ा करके इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ लोगों से ऐसे अपील की जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है, क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती है। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো। মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি। এনআরসি মানি না, মানব না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी साफ किया है कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India
take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. SIR पर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति का केंद्र बंगाल बना रहेगा। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बड़ा सवाल उठ गया है कि पार्टी अकेले क्यों उतर रही है। दरअसल एसआईआर पर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया गया। पार्टी ने कहा इस मुद्दे पर पार्टी ने पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए हैं, इसलिए ये पार्टी का आयोजन है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती है या ममता सहित कई अन्य दलों के इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी? चौदह दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया, जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे, बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन हुंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है। हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर संशय गहरा रहा था। संसद सत्र के दौरान दोनों दल शायद ही किसी मुद्दे पर एक स्वर में दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व मसलन अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेज देंगे। एक ये भी वजह रही कि कांग्रेस ने एकला चलो का फैसला लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हमने बहुत साफ कहा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं, विपक्षी दलों की तरफ से अगर कोई सामूहिक आंदोलन सदन में या सड़क पर, सड़क के बारे में फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सदन में अगर उसको लेकर कोई आवाज उठाई जाएगी तो हम एसआईआर के मुद्दे पे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कई दल पहले की तुलना में नरम दिखे थे, लेकिन उसके बाद हुए राज्य चुनावों में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को फिर से सवालों में ला दिया। यही वजह है कि कई सहयोगी दल अब बड़े विपक्षी आयोजनों में कांग्रेस के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचने लगे हैं। इन्हीं हालात ने कांग्रेस की रैली को अपनी शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करने की दिशा में धकेला है। और यूपी में सीएम योगी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार झुग्गी बस्तियों में चल रही है, जिसके बाद लखनऊ में इसका असर भी दिखा, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या वहां से भाग रहे हैं। मेरठ, कानपुर में भी पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ छानबीन में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए।
योगी सरकार के एक्शन से अवैध बांग्लादेशी डरकर भाग रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए लखनऊ के डालीबाग इलाके में झुग्गी झोपड़ी में दस्तावेजों की पहचान की थी। इसके बाद कई संदिग्ध फरार हो गए। डालीबाग इलाके से लोग बस्ती खाली करके भागे। हम इस वक्त डालीबाग की जो बस्ती में मौजूद है वहां पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी जो बस्ती थी यहाँ पर थी और कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर अभियान चलाया गया था जिसमें जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, उनकी जांच की गई, जिसके बाद में कई सारे लोग इस बस्ती को छोड़कर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्लियर नहीं थी, तो ऐसे में बस्ती ये खाली कराई जा रही थी और अवैध रूप से क्योंकि ये बसाई गई है तो यहाँ पर उनको बोला भी गया था कि जाने के लिए, लेकिन जब कागजों की जांच आई और जब सख्ती बढ़ी तो यहाँ से कई सारे लोग जा भी चुके हैं। पुलिस की चेकिंग के दौरान पता चला कि यहाँ पर एक झुग्गी में अवैध मदरसा भी चल रहा है। मदरसे में कई धार्मिक किताबें झोपड़ी में मिली हैं और अटेंडेंस रजिस्टर भी मिले हैं। कई सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं जिनमें ज्यादातर में सभी में उर्दू में लिखा हुआ है और कई सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो कि धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई पता चलती हैं। यहाँ पर ये सामान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, कई सारे बैग्स हैं। यहाँ पर आप इधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक व्हाइट बोर्ड है और इसी तरह से यहाँ इस झोपड़ी की बात करें तो यहाँ कई सारा सामान है कि ये माला देखेंगे आप और इस तरह से कुछ किताबें और नोटबुक्स हैं जिसमें यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर नाम बताते हैं, यहाँ पर कई सारे नाम लिखे हुए हैं। ये एक अटेंडेंस रजिस्टर जैसा पता चलता है। यहाँ पर मेरठ में भी ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है। ड्रोन से भी घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। मेरठ पुलिस अभी तक 6,500 से ज्यादा घुसपैठियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। जो लोग प्रदेश के बाहर से आए हैं सर्वप्रथम उनको चेक किया जा रहा है और ऐसे करीब 6,500 लोगों को चेक करके उनके आईडी अभी तक पुलिस ने लिए हैं। इनको जो उनके मूल जनपद के निवास हैं वहां पर प्रेषित किया गया है पुलिस को और वहां से सूचना मांगी गई है। सत्यापित होने के पश्चात जो सूचना आएगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो झुग्गी बस्तियों में जाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं की तलाश में चेकिंग कर रही है। खुद पुलिस कमिश्नर ने अवैध रूप से बसी बस्तियों में जाकर वेरिफिकेशन किया। झारखंड में, वेस्ट बंगाल और असम में भेजी थी। हमारी टीमों ने वहां की पुलिस के सहयोग से वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ से जिन लोगों का हम लोग सूची लेके गए थे उनके सत्यापन जो आइडेंटिटी कार्ड थे तो काफी का सत्यापन हो चुका है और टीमें जैसे ही वापस आ जाएंगे तो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके साथ उसको आपके साथ साझा करेंगे। कानपुर के थाना कल्याणपुर इलाके इंदिरानगर में बनी दर्जनों झुग्गियों में यह अभियान चलाया गया। अब तक 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान हुई है। करीब 250 लोगों की नागरिकता कंफर्म करने के लिए 4 राज्यों में टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हुई जो संदिग्ध है और ऐसे में न्यूज 18 टीम कानपुर के एक ऐसी बस्ती में ज्यादा कैमरे की नजर आ रही है। यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एक लंबी फेरिस्त है। हालांकि आधार कार्ड जिनके पुलिस चेक कर रही है। आप देख सकते हैं कि कानपुर के अंदर 3 टीम्स बनाई गई जो एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में। कानपुर में ऐसी 3 टीम्स लगातार हर बस्ती में जाकर पूछताछ करें। ऐसे 700 लोगों की एक लंबी लिस्ट को तैयार किया गया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।